Hello everyone and welcome back to the channel BM's Education Class 8 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। यार हम स्टार्ट कर रहे हैं आज आवर वर्ल्ड देन एंड नाउ बाय भारती भवन पब्लिकेशन क्लास 8 के किताब से। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया का पार्ट 4। क्या करेंगे? फोर्थ पार्ट आज हम करने वाले हैं कोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया का। और यार ये होने वाला हमारा है कॉन्सेप्ट सीरीज पार्ट 4। तो इसी सीरीज को कंटिन्यू देखने के लिए आगे यार आपका क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज भी आने वाला है, तो उसको देखने के लिए यार चैनल को यार सब्सक्राइब करके रख लेना मेरे यार। आइए स्टार्ट करते हैं इस शानदार के लेक्चर को, शानदार से लेक्चर को। यार कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी, उसी से ही हम स्टार्ट करेंगे, वहीं से जहाँ से छोड़े थे वहीं से स्टार्ट करेंगे मेरे यार। मैंने आपको बताया था कि जो ब्रिटिश एम्पायर था हमारा, ये जो ब्रिटिश एम्पायर था, क्या था मेरे यार? ब्रिटिश एम्पायर, जो ब्रिटिश राज था वो इंडिया के अंदर वो क्या कर रहा था यार? इंडिया के अंदर एक्सपेंशन करने के लिए 4 मेथड्स का सहारा ले रहा था। ब्रिटिश राज, ब्रिटिश एम्पायर इंडिया के अंदर एक्सपेंशन करने के लिए 4 मेथड्स का सहारा ले रहा था, जिसको याद करने के लिए मैंने आपको एक टेक्निक कहा था CDSM। किस किस को याद है यार CDSM? याद अगर नहीं है तो याद कर लेना CDSM यार। तो CDSM 4 तरीके थे, इन्हीं 4 तरीकों की मदद से ब्रिटिश इंडिया के अंदर एक्सपेंशन करने जा रहा था मेरे यार। C से होता है बाय कॉन्क्वेस्ट, कॉन्क्वेस्ट के तरीके से यार। डी बोले तो यार डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यार। एस बोले तो सब्सिडियरी एलियंस यार, एस बोले तो सब्सिडियरी एलियंस, सब्सिडियरी एलियंस यार। लिख लो चाहो तो लिख लो, या फिर नोट्स तो मिलेंगे ही आपको। एम बोले तो यार माल एडमिनिस्ट्रेशन, माल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब मिस एडमिनिस्ट्रेशन, वही चीज़ है माल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब मिस एडमिनिस्ट्रेशन। और भी कुछ चीज़ें आपको मैंने बताई थी कि यार 1773 में क्या हुआ, तो जो वारेन हेस्टिंग थे वो इंडिया के सभी पार्ट के, मोस्टली सभी पार्ट के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, ये मैंने आपको बात बताई थी। और ब्रिटिश का जो हेडक्वार्टर था यार कलकत्ता, क्या था यार? कलकत्ता यार, कलकत्ता ब्रिटिश का हेडक्वार्टर था, ब्रिटिशरों का, ब्रिटिश राज का हेडक्वार्टर था यार। HQ था, बोले तो हेडक्वार्टर था, जहाँ से वो डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे थे 3 जगह। क्या क्या? वो डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे थे बंगाल को और मद्रास को और बॉम्बे को। इसको याद रखना है, 20 स्क्वायर एम से डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे थे, 20 स्क्वायर एम से बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, ऐसे याद रख सकते हो यार। याद रखने के तरीके बता रहा हूँ, आसान रहेगा यार। इनडायरेक्टली यार कहाँ कंट्रोल कर रहे थे? इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहे थे 2 जगह। एक तो था AC, याद होता है ना आपको, AC याद रखना यार। AC बोले तो एयर कंडीशनर, और AC से आपको क्या याद रखना है यार? ये 20 स्क्वायर एम से याद रखना, ये 3 चीज़ें याद रखनी है। और AC से याद रखना है कि यार इनडायरेक्टली कहाँ वो कंट्रोल करते। देखिए इनडायरेक्टली कंट्रोल करते AC, A बोले तो अवध में, C बोले तो कर्नाटक रीजन में। और इसी कर्नाटक रीजन के अंदर उन्हें फ्रेंच लोगों का हरा दिया था मेरे यार। और अवध क्या था यार? अवध एक न्यूट्रल जोन था मेरे यार, एक बफर स्टेट था, एक बफर स्टेट, उसको साबित किया गया था मेरे यार। ठीक है यार, क्लियर है यार? ठीक है, आगे बढ़ते हैं यार, आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। देखिए यार, ब्रिटिश ने मोस्टली जगह पर, ब्रिटिश जो थी उसने मोस्टली जगह पर कंट्रोल कर लिया था, सिवाय यार 3 जगह के। सिर्फ 3 ही जगह ऐसी बची थी जहां ब्रिटिश कंट्रोल नहीं कर पाए थे, जहां ब्रिटिशर्स कंट्रोल नहीं कर पाए थे यार। ठीक है, और वो जगह कौन सी थी? ये जो 3 इंडिपेंडेंट नेटिव स्टेट्स थे, वो पावर से ये कहाँ थे? ये डेक्कन रीजन पर थे। ये कहाँ थे मेरे यार?
डेक्कन रीजन पर थे। तो इन तीनों के नाम याद रखना जरूर है। पहला है मराठास, मराठास। नेक्स्ट यार निजाम ऑफ हैदराबाद, निजाम ऑफ हैदराबाद कैपिटल एच होगा। नेक्स्ट यार हैदर अली ऑफ मैसूर, हैदर अली ऑफ मैसूर। याद रखना है मेरे यार इन चीजों को, याद रखना। मराठास, निजाम ऑफ हैदराबाद और हैदर अली ऑफ मैसूर, ये तीन जगह यार ऐसे थे डेक्कन रीजन के अंदर जहां पर ब्रिटिश अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाई थी मेरे यार। तो यार ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले टारगेट किया था हैदर अली ऑफ मैसूर को। क्यों टारगेट किया था यार? ब्रिटिशर चाहती थी कि यार वो अपने इस टेरिटोरी को यार और एक्सपैंड करने के लिए वो चाहती थी, और एक्सपैंड करना चाहती थी। इसीलिए इस एक्सपेंशन को बरकरार रखने के लिए उन्होंने हैदर अली भाई साहब के साथ मैसूर के 4 मैसूर वार लड़े, 4 मैसूर वार। उन्हीं 4 मैसूर वार को आज के इस वीडियो के अंदर यार हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेरे यार, डिस्कस करने जा रहे हैं मेरे यार। द फर्स्ट मैसूर वार जो कि 1767 से लेकर यार 1767 से लेकर 1769 तक चला था। आइए स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट मैसूर वार 1767 से 1769 तक का सफर है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, इंग्लिश डिफीटेड हैदर अली, यानी जो ब्रिटिश इंग्लिश जहां पर लिखा गया होगा उसका मतलब ब्रिटिशर्स, या ब्रिटिशर्स ने क्या किया था यार, ब्रिटिशर्स ने हैदर अली ऑफ मैसूर को, हैदर अली ऑफ मैसूर को हरा दिया था। एंड टुक पोसेशन ऑफ हिज वन ऑफ हिज फर्टाइल प्रोविजंस बट हैदर अली डिड नॉट गेट डिस्करेज्ड। यानी यहाँ पर इस पहला स्टेटमेंट कहता है कि हैदर अली को इंग्लिश लोगों ने, मतलब ब्रिटिश ने बोले तो ईस्ट इंडिया कंपनी हरा दिया था, ये फर्स्ट मैसूर वार के अंदर हरा दिया था, और उसकी कुछ फर्टाइल जमीन को भी हड़प लिया था। बट इससे हैदर अली को कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसने हार नहीं मानी, उसने हार नहीं मानी। इवन हैदर अली सेंट हिज ट्रूप्स टू मद्रास, हैदर अली ने अपने फौज को मद्रास को ही भेजा था। द इंग्लिश वाज फ्राइटेंड एंड ट्रीटी वाज साइंड 1769। क्या हुआ था मेरे यार पहले जब युद्ध हो रहा था तो हैदर अली को ब्रिटिश लोगों ने हरा दिया था, इंग्लिश लोगों ने हरा दिया था, और उसकी एक जमीन, एक फर्टाइल जमीन को यार हड़प भी ली थी। बट इससे क्या हुआ, जो हैदर अली भाई साहब थे उसको फर्क नहीं पड़ता था, उसको डर नहीं लगता था, वो डटा रहा, वो कभी हार नहीं मानी उसने। वो क्या रहा, एक डटा रहा, उसने कभी हार नहीं मानी। वो हार ना मानने के बावजूद, उस डरने के बावजूद भी वो बिना डरे तो उसने क्या किया, अपने सेना को ब्रिटिश की तरफ भेजा। इसको देखकर, उसके इस कॉन्फिडेंस को देखकर, उसके इस करेज को देखकर, उसके इस हिम्मत को देखकर ब्रिटिश लोगों ने डर गए। भाई साहब इसको हमने हराया था हैदर अली को, ये तब भी अपने सेना को हमें यार भेज रहा है, ये तब भी हमारे और अपनी सेना को भेज रहा है। इसको देखकर यार ब्रिटिशर को डर लगता है, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि इसके साथ पंगा नहीं लेते, इसके साथ क्या करते, ट्रीटी साइन करते पीस की। तो वो ट्रीटी को साइन करते 1769 के अंदर, एंड इन विच ऑल दैट वाज कंक्यूर्ड वेर रिस्टोर्ड टू आइदर साइड। यानी ब्रिटिशर्स ने जो हड़प ली थी यार, जो हड़प ली थी उसको हैदर अली को लौटाना पड़ा, क्योंकि यार ट्रीटी साइन हो चुकी थी पीस के 1769 के अंदर। Also, English promised Hyder Ali come to rescue if attacked by any other powerful local rulers. ब्रिटिशर्स ने हार तो मान ली थी, उसके बाद उन्होंने एक चीज़ कही थी हैदर अली को, यार अगर तुम्हारे ऊपर कोई और अटैक करता है, कोई और पावरफुल लोकल रूलर तुम्हारे ऊपर अटैक करता है, तुम हमसे यार मदद माना, हम तुम्हारी मदद कर देंगे। तो ये था आपका फर्स्ट मैसूर वार, जहाँ थोड़ी सी एक ओके की कंडीशन रह गई यार। यहाँ ना ब्रिटिश तो पहले हरा दे के चले गए थे, बट बाद में उसकी हिम्मत को देखकर हैदर अली की उसको पीछे हटना पड़ा, एक ट्रीटी साइन करना पड़ा, और वो ट्रीटी के बावजूद जितनी जमीन उन्होंने हड़प ली थी उसको बाद वापस से रीस्टोर, उसको रिटर्न कर दिया गया हैदर अली के पास। और ब्रिटिशर ने एक बात कही थी हैदर अली को, यार अगर आपको कोई मुसीबत आती है, कोई आपको अटैक करता है, यार हमको बताना, हम यार उसको कंट्रोल कर लेंगे, उसको देख लेंगे यार। आइए बात करते हैं यार सेकेंड मैसूर वार के बारे में। यार सेकेंड मैसूर
वार 1780 से लेकर 1784 तक का ये जो सफ़र है इसकी बात करते हैं। आइए तो ये क्या होता है यार, 1771 में मराठाज अटैक्ड मैसूर। क्या होता है 1771 में, तो बाकी के बचे हुए कंट्रोल नहीं हुए थे ब्रिटिशर्स के स्टेट के अंदर, कौन कौन थे, मराठाज, निज़ाम ऑफ हैदराबाद और द हैदर अली ऑफ मैसूर। क्या होता है यार 1771 में जो मराठाज थे, डेक्कन रीजन के मराठास थे, उन्होंने हैदर अली के मैसूर पर अटैक कर दिया। और यहाँ पर क्या हुआ, ब्रिटिश ने अपनी प्रॉमिस से, अपने वादा से वो मुकर गए। उन्होंने कहा कि हमने तो कोई प्रॉमिस किया ही नहीं। यानी इंग्लिश लोगों ने क्या कहा था कि यार आपके ऊपर कोई लोकल रूलर, पावरफुल रूलर अगर आपको ऊपर हमला करता है, अटैक करता है, तो हम आपको बचाने आएंगे। बट यहाँ पर यार ब्रिटिशर्स हेल्प करने नहीं आए थे। जो उन्होंने वादा किया था यार, जो उन्होंने प्रॉमिस किया था इंग्लिश लोगों ने, उसको उन्होंने नहीं निभाया। In fact, English captured the main seaport of French, which was very important to Mysore for European trader. हेल्प तो की नहीं, वादा तो क्या था, वादा को बरकरार तो रखा नहीं। उसके बावजूद उन्होंने एक और चीज़ करी कि यार जो सी पोर्ट था, जो बंदरगाह था, जो मैसूर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, है ना, यूरोपियन ट्रेड के लिए, उसको उन्होंने हड़प लिया। भाई साहब, भैया एक तो तुम हेल्प कर नहीं रहे हो और यहाँ से हड़प ले रहे हो हमारी चीज़। तो ये ब्रिटिशर्स ने कहीं अच्छी बात नहीं करी। फिर क्या होता है यार 1780s में क्या होता है, हैदर मार्च अगेंस्ट मराठास। हैदर अली क्या करता है, मराठास के खिलाफ वार की घोषणा कर देते हैं मेरे यार। एंड प्लेडर द टाउन ऑफ प्रोटो नेवो एंड कांजीवरम अर्कोट and the capital Arcot, the capital of Carnatic, also involved his son टीपू सुल्तान मेरे यार। यानी 1780 1780 में क्या होता है मेरे यार, हैदर अली वार स्टार्ट कर देता है मराठास के अगेंस्ट में, और कुछ जो टाउन होते हैं उसको कैप्चर करने में वो हासिल पा जाता है। यानी उनको कैप्चर करने के कर लेता है, उनको कैप्चर कर लेता है। किस किस जगह, वो प्रोटो नावो को कैप्चर करता है। पहला है प्रोटो नावो, सेकेंड है कांजीवरम, तीसरा है अर्कोट। अर्कोट या कैपिटल है कार्नाटिक रीजन का कैपिटल है मेरे यहाँ। ऑल्सो इन्वॉल्व हिज, इस युद्ध के अंदर 1780 के अंदर जो हैदर अली वर्सेस मराठा का वार हुआ था, उसमें हैदर अली अपने बच्चे को, अपने सन को, अपने बेटे को यार उसमें इन्वॉल्व करते। इसका नाम होता है टीपू सुल्तान। इस नाम को यार याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। हैदर अली वांट देम टू वैकेट द पोर्ट। वो हैदर अली ये चाहता था कि ब्रिटिशर इस पोर्ट को खाली करे, जिस पोर्ट को इंग्लिश ने कैप्चर कर रहा था, ब्रिटिशर ने कैप्चर किया, वो चाहते थे कि वो उसको खाली कर दे। द इंग्लिश रिफ्यूज, इंग्लिश लोगों ने मना किया इसको करने के लिए। और इससे क्या होता है, जब इंग्लिश लोगों ने मना कर दिया, हम तुम्हारे बंदरगाह, तुम्हारे सी पोर्ट को तुम्हें वापस नहीं करेंगे, इससे यार सेकेंड मैसूर वार टुक प्लेस होता है 1780 से। यहाँ पर होगा यार 1780 से लेकर 1784 के अंदर ये सेकेंड मैसूर वार लड़ा आता है, क्योंकि यार ब्रिटिशर्स ने उनके बंदरगाह को, उनके सी पोर्ट को रिटर्न नहीं करा। किसको यार, हैदर अली को। हैदर अली डाइड इन द मिडिल ऑफ द वार इन 17 लीविंग हिज सन। 17 तारीख को क्या होता है, जो हैदर अली ये सेकेंड मैसूर वार के बीचों बीच, जब वार के बीचों बीच हुआ था, मिडिल हुआ था, उसी बीचों बीच मर जाते हैं और अपने बेटे को वो अकेला छोड़ के चले जाते हैं। उसके पिताजी जाने के बाद, टीपू सुल्तान के पिताजी हैदर अली जाने के बावजूद भी टीपू सुल्तान इस वार को नहीं हारता और वो अपने स्ट्रगल को यार कंटिन्यू करता है। अल्टीमेटली द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर वेर साइंड इन 1784 विच रिस्टोर द ऑल कॉन्क्वेस्ट मेड बाय आइदर साइड। इससे क्या होता है यार, एक ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन होता है, और ये ट्रीटी ऑफ मैंगलोर कब साइन होता है, 1784 को साइन होता है। और जिससे क्या होता है, जिसने भी जो जगह को कैप्चर किया था वो उसको वापस करना पड़ता है। यार जो चीज़ हैदर अली के जो मैसूर वालों ने जो यार कैप्चर करी थी ब्रिटिशर्स की, वो उनको वो रिटर्न करना पड़ता है, और ब्रिटिशर्स ने जो चीज़ कैप्चर करती मैसूर, उसको रिटर्न करना पड़ता है मेरे यार। अब बात करते हैं यार थर्ड मैसूर वार के बारे में। यार तीसरा मैसूर वार के बारे में बात कर, जो कि 1719 से 1792 तक, 1790 से 1792 तक चला था। आइए इस कहानी की बात करते हैं यार। देखिए यार, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 92 ये गवर्नर जनरल थे बंगाल के।
और उस समय क्या था, उस समय बहुत बड़ा युद्ध चल रहा था इंग्लिश के बीच में और टीपू सुल्तान के बीच में। क्योंकि यार इन दोनों को ही या टीपू सुल्तान भी चाहता था कहीं डेक्कन रीजन के अंदर अपना कंट्रोल करे, और इंग्लिश भी चाहते थे कहीं ना कहीं वो अपने सुपरमेसी, अपने पॉलिटिकल सुपरमेसी, दोनों का ही लक्ष्य था कि वो अपने पॉलिटिकल सुपरमेसी को डेक्कन रीजन के अंदर स्थापित करे। तो इसीलिए इन दोनों के बीच में यार लड़ाई चलती है मेरे यार। दिस इमीडिएट कॉज ऑफ, यही जो चीज़ था अपने आप के अपने के पॉलिटिकल सुप्रीमेसी को बनाने के लिए डेक्कन रीजन के अंदर इन दोनों के बीच में यार ये जो वार है ये कंटिन्यू रहता है, और ये कंटिन्यू रहता है। और इसी वार का नाम और इसी का जो कारण, ये जो अपने को सुपरमेसी दिखाना, अपने को सुपेरियर दिखाना डेक्कन रीजन के अंदर, यही कारण था कि थर्ड मैसूर वार कंडक्ट किया गया। इसी के लिए, इसी रीजन के कारण यार यही इमीडिएट कॉज है। इमीडिएट कॉज क्या था, ये था इमीडिएट कॉज कि यार दोनों ही चाहते थे कि यार हम अपने पॉलिटिकल सुपरमेसी को डेक्कन रीजन के कंट्रोल करें। यही था यार इमीडिएट कॉज कि थर्ड मैसूर वार हुआ गया। और थर्ड मैसूर वार के अंदर क्या होता है, और थर्ड मैसूर वार वाज अटैक्ड बाय टीपू सुल्तान। ये थर्ड मैसूर वार अटैक किया जाता है टीपू सुल्तान से। कहाँ पर, ट्रावनकोर के अंदर। ट्रावनकोर के अंदर टीपू सुल्तान अटैक करता है मेरे यार, ठीक है। हु रूलर ऑन ट्रावनकोर, हु रूलर वाज द अलाई ऑफ द कंपनी। ट्रावनकोर के ऊपर टीपू सुल्तान अटैक करता है, जो कि एक अलाई फॉर्मेशन में था, एक ग्रुप में था ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, बोले तो ब्रिटिशर के साथ। द इंग्लिश फॉर्म्ड एन अलायंस। तो इससे क्या हुआ, टीपू सुल्तान के इस भयंकर से गुस्से को देखकर, जो हमारे टीपू सुल्तान के इस गुस्से को, इस हिम्मत को देखकर, अपने पापा जैसे हिम्मत को देखकर इंग्लिश डर जाते हैं और डर के मारे अलायंस बना लेते हैं मराठास के साथ। अलायंस बना लेते हैं मराठास के साथ। देखिए यार, आप एक चीज़ बोलोगे मुझे, बच्चों का एक क्वेश्चन रहता है, सर इतिहास जब पढ़ते हैं तो यार ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर आए क्यों। आपका एक सवाल आता है ना, भाई साहब ये जो ब्रिटिशर्स थे वो यार सर हमारे ऊपर उन्होंने राज कैसे किया, राज कैसे किया। देखिए, राज करने का कारण यही था कि जो हमारे इंडियंस उस समय थे, इंडियंस थे, वो उस समय एकता में विश्वास नहीं करते थे। देखिए अगर क्या होता, आप इस चीज़ को समझिए थोड़ा सा। मराठास, निज़ाम ऑफ हैदराबाद और हैदर अली मैसूर, ये तीनों के तीनों अगर मिल जाते, ये तीनों के तीनों अगर मिल जाते और इनके साथ ब्रिटिशर होता, तो ब्रिटिशर को हारना ही था। अगर ये तीनों मिल जाते और ये तीनों मिलकर यार ब्रिटिशर के साथ लड़ते, ये तीनों मिलकर अगर ब्रिटिशर के साथ लड़ते तो ब्रिटिशर का हारना तो तय था। बट ये तीनों की यार चुल थी, भाई ये चाहता था मैं कंट्रोल करूँ, ये चाहता था मैं कंट्रोल करूँ, ये करूँगा मैं, ये तीनों ही चाहते थे अपने आप में सुपीरियर बनना। यानी इन तीनों की नहीं पड़ती थी यार, इन तीनों की आपस में नहीं पड़ती थी, और तीनों ही अपने आप में लड़ते रहते। यानी इन तीनों के बीच में भी डिस्टर्बेंस था, और इसी डिस्टर्बेंस का फ़ायदा उठाया ब्रिटिशर्स ने। इसी डिस्टर्बेंस का फ़ायदा उठाया ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर को लगा कि यार इनके बीच में तो यार यूनिटी ही नहीं है, एकता ही नहीं है, तो इनके अंदर एकता ही नहीं है, तो दरार को प्रस्तुत करके इनके बीच को हटा देते हैं और हम रूलर कर देते हैं। देखिए क्या होता है, ब्रिटिशर पहले क्या करती है, इन पे अटैक करती है। बट इन पे अटैक कैसे करती, इनके साथ मिलके अटैक करती है। यानी ब्रिटिशर्स और मराठास एक साथ मिलके इनके ऊपर अटैक करते हैं, जिसके कारण इनको तो हारना तय ही था मेरे यार। जो चीज़ यहीं आपको देखने को मिलती है मेरे यार, क्या देखने को मिलती है यार, जो इंग्लिश लोग थे उन्होंने टीपू सुल्तान को हराने के लिए, मैसूर को हराने के लिए, मैसूर के ऊपर कंट्रोल करने के लिए उन्होंने अलायंस बना दिया था यार मराठास के साथ और निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ। निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ, यानी निज़ाम के साथ, हैदराबाद के निज़ाम के साथ और मराठास के साथ एक अलायंस फॉर्म करके, एक अलायंस को साइन करके टीपू सुल्तान की जो कैपिटल थी मैसूर की, सेरिंगापाटम मैसूर का कैपिटल था उस समय, उसको यार कैप्चर कर लेते हैं ब्रिटिश अलायंस बना के मराठास और निज़ाम के साथ। टीपू सुल्तान के मैसूर के कैपिटल सेरिंगापाटम को यार कैप्चर कर देते हैं। इससे क्या होता है यार, टीपू सुल्तान को मजबूर किया जाता है एक ट्रीटी को साइन करने के लिए। और इस ट्रीटी में क्या होता है, इस ट्रीटी की वजह से यार टीपू सुल्तान का जो डोमिनेंट पोजीशन था साउथ के अंदर, डेक्कन प्लेटो के अंदर जो सुपरमेसी था,
टीपू सुल्तान का इस ट्रीटी को साइन करने का, तो वो बिल्कुल चला दे, वो बिल्कुल यार गायब हो जाता है मेरे यार। ही हैड टू सरेंडर द टेरिटोरीज टू मराठास, उसकी जितनी भी टेरिटोरीज थी, जितने की उसकी साम्राज्य थी, किसकी यार, टीपू सुल्तान की, उसको उसे सरेंडर करना पड़ता है, मराठास को देना पड़ता है। एंड द निज़ाम ऑफ हैदराबाद एज वेल, इंग्लिश हैड टू पे द हेवी वार इंडिमिटी। देखिए यार, मराठास तो यहाँ जीत जाती है मेरे यार, मराठास जीत जाती है, मराठास हर एक चीज़ को कैप्चर कर लेती है। क्या यार, टीपू सुल्तान के हर एक चीज़ को कैप्चर कर लेती है, और टीपू सुल्तान की जो डोमिनेंस सुपरमेसी थी साउथ के अंदर, डेक्कन रीजन के अंदर, वो चली आती है ट्रीटी को साइन करने के बाद। और इसके अलावा एक डीमेरिट क्या था कि यार निज़ाम को और ब्रिटिशर्स को एक बड़ा हेवी वार फाइन भरना पड़ता है। यानी देखिए, वार होता तो बहुत खर्चा होता है, वो खर्चा हुआ मेरे यहाँ। अब यार बात करते हैं फोर्थ मैसूर वार के बारे में। आइए बात करते हैं यार फोर्थ मैसूर वार के बारे में। इसमें क्या होता है देखिए, द लॉर्ड वेल्से, जो कि यार गवर्नर जनरल थे बंगाल के, टीपू सुल्तान वाज डिटरमाइंड टू अवेज हिज डिफीट इन द थर्ड एंग्लो वार। यानी टीपू सुल्तान हार जाता यार तीसरे ही मैसूर वार के अंदर। ही फोर्टिफाइड हिज कैपिटल एंड रीफिटेड फ्रेश सोल्जर फॉर हिज कैलेवर। देखिए, टीपू सुल्तान तो यार पूरी तरह से टूट चुका था थर्ड मैसूर वार के अंदर, पर उसने सोचा यार एक और ट्राई करते हैं। तो उसी एक और ट्राई के लिए उसने क्या किया, अपने कैपिटल को कैसे भी करके वापस लाया, और अपने एक फ्रेश सोल्जर, एक फ्रेश सेना, एक नई सेना को तैयार किया, एक नेक्स्ट वार को कंडक्ट करने के लिए अगेंस्ट ब्रिटिशर्स के। जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेल्से, वो इस अलियंस को फिर से वापस स्थापित करने की बहुत कोशिश करते हैं। ब्रिटिशर्स के ही थ्रू थे, ब्रिटिश के ऑफिशियल्स थे, गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेल्साई, ये चाहते हैं यार इस जो वार फिर से स्टार्ट करने वाला है टीपू सुल्तान, उसको यार मिट्टी में मिला देंगे। तो इसलिए वो चाहते हैं उसको मिट्टी में मिलाने के लिए वो इसी अलियंस को, जो पहले जो अलियंस हुआ करता मराठास और निज़ाम के साथ, उसको बार वो रिवाइव करना चाहते, यानी फिर से बनाना चाहते थे। द फोर्थ मैसूर वार वाज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। दो देखिए, ये जो वार देखिए, ये कितने साल तक चला, 1790s, 1791, 1792, यानी ये 3 साल तक चला ये वार। 3 साल, 1790 से 1792, यानी 3 साल, 1790, 90 और 92, तो 3 साल चले। इसको देखिए यार, ये 1780, 81, 82, 83 और 84, 1 2 3 4 5, ये 5 साल तक चले था मेरे यार। ये देखिए 1767, 68, 60, ये 3 साल चला था। तो ये देखिए जो वार थे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये बहुत लंबे लंबे समय तक चले थे। बट ये जो फोर्थ मैसूर वार था, ये बहुत कम समय तक चला था, यानी बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन तक चला था। और इसी में क्या होता है, इससे वापस से जो टीपू सुल्तान की जो कैपिटल थी मैसूर की, सेरिंगापाटम, उसको फिर से ब्रिटिशर्स कैप्चर कर लेते हैं। और इस समय टीपू डिड while he defending his capital। और इससे क्या होता है यार, इससे क्या होता है, ये जो ब्रिटिशर्स की थी, ब्रिटिशर्स इस बार क्या होते हैं, बहुत सक्सेसफुली उसके कैपिटल सेरिंगापाटम को क्या करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। और इससे क्या होता है, ब्रिटिशर्स पूरी तरह से टीपू सुल्तान को हरा देते हैं। तो इससे क्या होता है, पूरी तरह से टीपू सुल्तान जब हार जाता है, कन्फर्म वो हार जाता है, जो इंग्लिश लोग क्या करते हैं, उस जो मैसूर के जो पोर्ट थे, जितने भी सारे पोर्ट थे, उसमें अपना लार्ज कंट्रोल कैप्चर कर लेते हैं, इंक्लूडिंग कनारा, कोयम्बतूर, सेरिंगापाटम। ये जो जगह थे, कनारा, कोयम्बतूर, सेरिंगापाटम, यहाँ पर ब्रिटिशर्स अपना बढ़िया सा कंट्रोल कर देते हैं। द फ्रेंच हु हैड फॉट ऑन द अदर साइड ऑफ टीपू सुल्तान मेड ऑल्सो एलिमिनेटेड फ्रॉम इंडिया। यहाँ पर देखिए जो फ्रेंच भी थे, जो कि लड़ रहे थे टीपू सुल्तान के साथ, उनको भी ब्रिटिशर्स इतनी एलिमिनेटेड करते कि यार फ्रेंच लोगों को इंडिया को छोड़ के जाना पड़ता है। ठीक, यहाँ एक कॉन्सेप्ट यार आता है सब्सिडियरी अलियंस का, उसकी हम बात करते हैं यार। ये यार सब्सिडियरी अलियंस क्या होता है, इसकी यार थोड़ी सी हम बात करते हैं यार, ये क्या होता है सब्सिडियरी अलियंस, इसकी बात करते हैं।
देखिए यार, जो लॉर्ड वेल्से थे उन्होंने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलियंस। इससे क्या था, इस सिस्टम की मदद से, सब्सिडरी अलियंस के सिस्टम की मदद से वो ब्रिटिशर्स अपनी सुपरमेसी को, अपनी सुपीरियरता को इंट्रोड्यूस कर सकते थे, एस्टेब्लिश कर सकते थे इंडिया के अंदर। एन इंडियन रूलर हैड टू मेंटेन ब्रिटिश ट्रूप्स हिज ओन कॉस्ट और एड सम टेरिटरी फॉर परचेस। यानी वो चाहते थे कि यार हम अब जितने भी रूलर्स बचे हैं इंडिया के अंदर उनके साथ सब्सिडरी अलायंस बनाएंगे। यार यहाँ आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए। क्या सर? आपने सुना है यार, जो टाटा स्टील है वो सब्सिडरी है टाटा ग्रुप की। ये चीज़ आपने सुनी है कि नहीं? इसको थोड़ा सा बताना चाहेंगे आप? यार हम कई बार ऐसे हमें सुनने को मिलता है कि यार टाटा ग्रुप बहुत बड़ी कंपनी है, एक ये पेरेंट कंपनी है किसकी? देखिए टाटा ग्रुप के अंदर बहुत सारे कंपनीज आते हैं। टाटा मोटर्स आता है, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा मोर्को और टाटा पावर, टाटा कोल और इतने, फॉर एग्जाम्पल एक्सेप्ट। तो ये यार देखिए टाटा ग्रुप तो यार बहुत बड़ी कंपनी है। तो उसके अंदर ये जो कंपनी आ रही है ये उस कंपनी क्या है? टाटा ग्रुप की। ये बाकी ये जो कंपनी क्या है, ये सभी कंपनी टाटा ग्रुप की है, सब्सिडरीज है। और इन सभी ग्रुप्स के टाटा ग्रुप क्या है? पेरेंट कंपनी है। और ये सभी कंपनी टाटा ग्रुप के क्या है? सब्सिडरी है। सब्सिडरी यानी उसके अंदर वाली कंपनी, उसके अंदर वाली कंपनी, ठीक है। यानी जो कंपनीज है टाटा मोटर्स, ये टाटा ग्रुप के अंडर काम करती है, ये टाटा ग्रुप के बाहर काम नहीं करती। इसका जो मेजर शेयर होल्डर है यार, इसका जो मेजर शेयर होल्डर है इस कंपनी का, वो टाटा ग्रुप के पास है। यानी इस कंपनी का एक मालिकाना हक टाटा ग्रुप के पास है। तो टाटा मोटर्स का कहीं ना कहीं एक ओनर होता है टाटा ग्रुप। उसी प्रकार से टाटा स्टील का कहीं ना कहीं ओनर होता है टाटा ग्रुप, सॉरी टाटा स्टील का कहीं ना कहीं ओनर होता है टाटा ग्रुप। उसी प्रकार से टाटा मोर्को पोलो का कहीं ना कहीं ओनर होता है टाटा ग्रुप। उसी प्रकार से सेम कि कहीं ना कहीं टाटा पावर का ओनर होता है टाटा ग्रुप। इससे आपको यह कंक्लूजन मिलना पड़ता है, यानी ये जो कंपनीज है ये एक सब्सिडरी कंपनी है, ये जो टाटा ग्रुप के अंडर काम करते। उसी प्रकार से ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था सब्सिडरी अलियंस ऐसे। इससे क्या होगा, ब्रिटिशर जितने भी सारे बाकी के यार लोकल रूलर्स हैं, लोकल रूलर्स इंडिया के अंदर, उनको यार अपने अंदर सब्सिडरी मिला देंगे, जिसके कारण क्या होगा, वो सभी रूलर ब्रिटिश के अंडर में आ गए और जिसका ब्रिटिश अपने रूल को, अपने सुपरमेसी को इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश कर पाएंगे। वही चीज़ ये कॉन्सेप्ट कहता है, ठीक है। जिससे वो क्या करें, बाकी के इंडियन रूलर्स को अपने अंडर लाएंगे, जिससे क्या होगा, वो सुपरमेसी क्रिएट कर पाएंगे मेरे यार। एक्सपेक्ट ऑल नॉन इंग्लिश फॉरनर्स फ्रॉम द स्टेट, वो सभी नॉन इंग्लिश फॉरनर को भी उसमें कैप्चर कर लेंगे। अलाउ द ब्रिटिश टू सुपरवाइज हिज रिलेशन ऑन अदर इंडियन स्टेट, बाकी के अदर इंडियन स्टेट के साथ ब्रिटिश अपने रिलेशन को मेंटेन कर पाए, जिससे क्या होगा, वो अपने रूल को, अपने कंट्रोल को एस्टेब्लिश करने की सीढ़ी में एक कदम आगे आगे चढ़ते जाएंगे। एक्सेप्ट ए ब्रिटिश रेसिडेंट इन हिज कोर्ट, ब्रिटिश रेसिडेंट एक कोर्ट को एक्सेप्ट करती है, एक कोर्ट क्रिएट करती है। इन रिटर्न ब्रिटिश प्रोमिस टू प्रोटेक्ट हिज स्टेट फ्रॉम इन्वेजन, तो इससे क्या होता है यार, एक कोर्ट क्रिएट होता है दोनों स्टेट के, ब्रिटिश और उस स्टेट के, इंडियन स्टेट के बीच के रिलेशन को लेकर। और ब्रिटिश ये प्रॉमिस करती है कि यार अगर आपके स्टेट को कोई हड़पने की कोशिश करेगा अदर स्टेट, मान लो यार ब्रिटिशर्स गए पंजाब के स्टेट के पास, और पंजाब स्टेट को कहा यार अगर आपके स्टेट में गुजरात वाले आने की कोशिश करेंगे तो हम आपके साथ मिलके उनके खिलाफ वार स्टार्ट कर देंगे। इससे यार पंजाब वालों को लगता है यार अगर हमें ब्रिटिशर के साथ मिल जाओ तो हमें ज़्यादा पावर मिल जाएगी, तो इससे गुजरात वाले हमारे ऊपर कैप्चर नहीं कर पाएंगे। तो यार बेसिकली एक यूनिटी नहीं था, और यूनिटी ना रहने के कारण क्या, ब्रिटिशर धीरे धीरे हर जगह कंट्रोल करती गई
और हर किसी को खोखला बनाते जाइए, है या नहीं? अगर हर एक स्टेट आपस में कम्युनिकेट करते, पंजाब गुजरात के साथ, गुजरात या उत्तर प्रदेश का, अगर हर एक स्टेट हर किसी के साथ अगर कम्युनिकेट कर पाते, देखिए उस समय तो गुजरात पंजाब ऐसे नहीं हुआ करते थे, उस समय साम्राज्य के नाम हुआ करते थे, मराठा एम्पायर, टीपू सुल्तान, निज़ाम हैदर, इस प्रकार से हुआ करते थे बेसिकली। तो वही चीज़ की बात यहाँ की जा रही है। वो हर एक स्टेट के पास जाते थे, कहते ये थे कि यार आप हमारे से मिल जाओ, अगर बाकी के इंडियन स्टेट आपको हमला करेंगे तो आपको हम इन्वेजन से बचाएंगे। और इससे ब्रिटिशर उनके साथ कुछ साइन करती थी, ट्रीटी साइन करती थी, जिसको सब्सिडरी अलायंस उनको बना देती थी मेरे यहाँ, ठीक है। अब यार बात करते हैं इस लेक्चर के लास्ट टॉपिक के बारे में, मराठा वार्स। यार मराठा वार्स हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। 1717 में क्या होता है, बहुत से म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं मराठास के अंदर। इससे क्या होता है यार, मराठा और मराठा के बीच के अंदर, यानी मराठा में जो लोग थे, मतलब मराठा एम्पायर जिन लोगों से बना था, उन लोगों के बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ झगड़ा होती है। और इसी चीज़ को, देखिए मराठास का रूल कायम कैसे था, क्योंकि मराठास के पास एक यूनिटी थी, और धीरे धीरे मराठास के अंदर एक म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट होने के कारण उनके अंदर यार डिस यूनिटी आ गई, मतलब एकता घटने लगी। और इसी चीज़ का एक एडवांटेज लिया गया ब्रिटिश के द्वारा। और जब यार देखिए पूरी ये मराठा एम्पायर थी एकता होकर, बट धीरे धीरे जो मराठा एम्पायर क्या होने लगा, अंदर से टूटने लगा। मतलब मराठा एम्पायर बहुत अलग अलग पार्ट में क्रिएट हो गया, जिसके कारण उनकी यूनिटी इन स्ट्रेंथ पूरी तरह से मिट्टी में मिल गई। और जिस चीज़ का एडवांटेज ब्रिटिशर को देखा गया, तो इससे क्या ब्रिटिशर्स ने मराठास के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। और इससे क्या हुआ, 3 एंग्लो वार्स हो गए। 3 एंग्लो वार्स हुए 1775 से लेकर 1818 तक, यानी 1775 से लेकर 1818 तक तीनों के 3 मराठा वार्स लड़े गए, जिनकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो देखना यार नेक्स्ट क्लास। तो यार मिलते हैं यार नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू। आपको जो नोट्स के लिंक है, ये जो नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लेना। और आपको यार ये जो प्लेलिस्ट की लिंक है, आवर वर्ल्ड देन एंड नाउ, SST क्लास 8 हिस्ट्री ज्योग्राफी और सिविक्स, इसके अंदर आपको हर एक लेक्चर मिलेगा। इसको यार इस प्लेलिस्ट को देखो, इसी प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यार शेयर लिखा गया है, यहाँ पर क्लिक करो और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ इसको यार शेयर करो मेरे अभी के अभी। और यार महा रिवीजन सीरीज को ज़रूर देखना, जो चैप्टर्स के हो चुके हैं, और भी चैप्टर बाद में आएंगे, बट अभी नहीं, बाद में आएंगे। चैनल को यार सब्सक्राइब करो, इसी वीडियो को अभी कभी लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो, प्लेलिस्ट को शेयर करो। आपके डाउट्स, आपको वीडियो कैसा लगा उसको यार कमेंट करो। मिलते हैं यार नेक्स्ट क्लास में।